हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इग्नू स्टडी एट होम। ये वीडियो BECE 214 के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें मैं आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न शेयर कर रही हूँ जो कि जून 2022 के एग्जाम पेपर में आए हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ ये प्रश्न संख्या 7 तक के आंसर शेयर कर दिए थे। बाकी बचे हुए प्रश्न मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। बाकी 4 भाग ग के 4 प्रश्न बचे हुए हैं और भाग जो ख के 4 प्रश्न और भाग ग के जो प्रश्न है 3 टॉपिक ये बचे हैं। इनके आंसर मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो हमारा अगला प्रश्न है जिसका आंसर हमें देखना है कि भारत में ग्रामीण उद्योगों का क्या महत्व है। तो यहाँ से हम आंसर देखना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा प्रश्न आ गया कि ग्रामीण उद्योगों का महत्व और सरकार द्वारा इसके प्रोत्साहन के प्रयास। ये प्रश्न हमारा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये दिसंबर 2019 से रिपीटेड है, 2019 दिसंबर के पेपर में आया हुआ है। तो हम आंसर लिखना शुरू करेंगे। आंसर इस तरह से लिखेंगे कि छोटा सा हमें इंट्रो दे देना है। उद्योग किसे कहते हैं? उद्योग शब्द का अभिप्राय आर्थिक माल या सेवा का उत्पादन है। शब्द के अर्थ के मूल में पारिवारिक खपत की आवश्यकताओं के स्तर में काफी अधिक उत्पादन की मात्रा निहित होते हैं। यानी कि परिवार में कितनी खपत होती है, वो थोड़ी सी होती है और उससे ज्यादा का उत्पादन करते हैं तो वो हम उद्योग के रूप में ही कर सकते हैं, तो हमारे उद्योग हो जाएंगे। भारत में ग्रामीण उद्योगों के बारे में हमें लिखना है। ग्राम औद्योगिकरण कार्यक्रम में मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर को पैदा करना तथा ग्रामीण जो क्षेत्र है उनमें प्रवसन कम करना है। इसके लिए आवश्यक है कि उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर या ऐसे स्थानों में स्थित हो जहां से प्रत्येक ग्रामवासी रोजगार के लाभ प्राप्त कर सके। इस प्रकार जो ग्राम उद्योग होते हैं उनको उद्योगों या स्थापना के समावेशन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो कि निम्न में से किसी भी तरीके के द्वारा जो गांव के लोग होते हैं ना उनको रोजगार या आय अर्जन के मार्ग प्रदान करता है। और तरीके कौन कौन से, किन तरीकों से आय अर्जन करवा सकता है गांव के लोगों की? ये पहला तरीका है कि स्थानीय संसाधन जो होते हैं कि उस स्थान पे जो चीजें उत्पादित होती है ना उनके ऊपर उनके स्थानीय कौशल उनके ऊपर आधारित उद्योग बनाए जाएं जो कि मुख्यतः स्थानीय मांग को पूरा करें। दूसरा क्या कर सकते हैं कि स्थानीय रूप से उपलब्ध कोई भी प्रमुख जो आदान है उस पर आधारित उद्योग बनाए जो अन्यत्र संसाधनों या बाजारों से संबद्ध होता है। तीसरा, ग्रामीण स्थानों पर आधारित जो उद्योग है पर वो ना तो स्थानीय संसाधन पर निर्भर है ना ही स्थानीय बाजार को अपना उत्पादन बेचते हैं। ये 3 चीजों पे निर्भर होता है। ग्राम उद्योग या तो सरकार या विशाल निजी सेक्टर संगठनों के स्वामित्व के हो सकते हैं या स्थानीय बाहरी उद्यमियों के द्वारा भी औपचारिक रूप से ग्राम उद्योग जो ग्रामीण उद्योग है वो स्थापित किए जा सकते हैं। इसके लिए जो सरकारी नीतियां वो कौन कौन सी और कैसे की गई हैं? नीति स्तर पर प्रथम औद्योगिक नीति जो संकल्प लिया गया था वो 1948 में दिया था, जो सरकार ने ग्राम उद्योगों को इसमें विशेष स्थान दिया था। IPR 1948 में उल्लेख होता है कि जो कुटीर व लघु उद्योग हैं इनकी स्थापना से अनिवार्य उपभोक्ता मात्र जैसे भोजन, वस्त्र व कृषि औजार आदि का बेहतर उत्पादन कर सकते हैं। इसके लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुटीर उद्योगों को परंपरागत शिल्प कौशल के पर्याय के रूप में स्वीकार करते हुए अधिक स्पष्ट विशिष्टता निर्धारित की गई थी। इस विशिष्टता के अधीन कुटीर उद्योगों की ऐसी संकल्पना की गई थी जिसमें मुख्य रूप से पारिवारिक श्रम के द्वारा किए गए कार्यों में जो दस्ती कार्य हैं उनका प्रचालन भी अंतर्निहित हो। योजना ने भाड़े पर कुछ न कुछ श्रमिकों को काम पर लगाकर मशीनी उपकरण का प्रयोग करते हुए माल व सेवाएं उत्पादन करने वाली जो इकाइयां होती हैं उनको लघु उद्योगों का नाम दे दिया था। इस विवरण के अधीन कुटीर उद्योग जो है उनकी भूमिका का मतलब होता है कि मुख्य ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगार और अल्प रोजगार की समस्या उसका सामना करना था। सरकार के द्वारा 1948 में प्रथम औद्योगिक संकल्प के बाद 1951 से 56 में प्रथम पंचवर्षीय योजना, दूसरा औद्योगिक संकल्प, दूसरी व तीसरी पंचवर्षीय योजना, ग्रामीण उद्योग व पिछड़े क्षेत्र विकास योजना जिसे कि चौथी 5वीं योजनाओं के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 6ठी 7वीं योजनाएं ग्रामीण व कुटीर उद्योगों पर अधिक बल दिया। उदारीकृत के पश्चात जो उदारीकरण था ना उसके बाद जो WHO था उसकी बाध्यताएं व निःशर्त नीतिगत सहायता का मंथन 9वीं से 11वीं योजनाएं बनाई। इस टाइम में ये जो सारी योजनाएं की ना इनमें ग्रामीण उद्योगों पर बल दिया गया था सरकार के द्वारा। पिछले कुछ दशकों के दौरान ग्रामीण व लघु उद्योगों के संवर्धन व विकास के लिए कई विशेषज्ञ संस्थाएं व कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। इस संबंध में निम्नलिखित पहल कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। पहला, खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम।
और लघु उद्योग सेवा संस्थानों की स्थापना, एकीकृत ग्राम कार्यक्रम विकास कार्यक्रम, एकीकृत आधारभूत संरचना विकास केंद्रों की स्थापना के लिए योजना, 24 राज्यों के 71 पिछले खंडों में रोजगार पैदा करने के लिए जिला विशेष रोजगार कार्यक्रम, हाथ से निर्मित कागज उद्योग, चमड़ा उद्योग, मधुमक्खी पालन उद्योग के संवर्धन के लिए ग्रामोद्योग व राष्ट्रीय परियोजना, खादी व ग्रामोद्योग के विकास के लिए कार्यक्रम या फिर ग्रामीण रोजगार, बांस व बेंत के उद्योग के लिए समूह विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ष 100 समूहों के लिए ग्राम औद्योगिकीकरण के लिए कार्यक्रम। 2 वर्षों में 7.6 लाख रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से कृषि ग्राम उद्योगों के संवर्धन के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना। और उसके बाद भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी। इनके पीछे किन किन सन में हुए थे वो सब भी लिखा हुआ है। ग्रामीण औद्योगिकरण की जो नीतियां थी उनका क्या प्रभाव पड़ा, अब हमें ये लिखना है। 1984 से 85 के बीच व 2005 से 6 की अवधि के रोजगार के आंकड़े व जो विनिर्माण इकाइयां हैं उनकी संख्या हमें बताती है कि जो 20 वर्षों की अवधि है इसके दौरान पूर्णकालिक रोजगार व इकाइयों की संख्या में गिरावट आई है। हम विशेष रूप से स्वसंचालित उद्योगों पर फोकस कर रहे हैं क्योंकि यह अति लघु इकाइयों की वृद्धि है जिनसे ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक सुविधा वंचितों को रोजगार देने की आशा की जाती है। प्रति इकाई औसत रोजगार 1985 से 2000 के दौरान बढ़ा है पर 2006 में फिर से अपने 1985 के स्तर के नीचे आ गया है। अंशकालिक रोजगार के अनुसार 1985 से 2006 की संपूर्ण अवधि में अनुकूल वृद्धि हुई है। यह प्रमाण देता है कि अति लघु जो इकाइयां हैं उनको कुछ सीमा तक ग्राम औद्योगिकरण ने रोजगार स्तर को सुधारने में योगदान दिया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 9 कि भारत में कृषिक सहायों की प्रकृति को समझाइए। ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसे ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से इसकी तैयारी कीजिएगा। या कृषिक सहाय से जो भी रिलेटेड टॉपिक है उसको भी आप अपने बुक में से देख लीजिएगा और एग्जाम के लिए हो सकता है बड़े या छोटे किसी भी प्रश्न में पूछ सकते हैं क्योंकि देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है। एक तो ये आया है तो जून 2022 का तो एग्जाम पेपर एक बार तो इसी में है, फिर जून 2014 में भी आया है, फेब 21 में भी आया और दिसंबर 18 में भी ये प्रश्न आया था। तो ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट होता है कि कृषि सहाय जो होते हैं उनकी प्रकृति क्या है, कृषि सहायों के बारे में पूछा गया है आपसे। भारत जैसे कृषि संबंधी अर्थव्यवस्था में जहाँ पे छोटे व सीमांत किसान हैं उनकी संख्या बहुत बड़ी है, यानी भारत में क्या जो कृषक है ना, भारत का एक बहुत बड़ा भाग है ना जनसंख्या का, वो कृषि के ऊपर ही निर्भर होता है और उनमें बहुत सारे लोग क्या छोटे व सीमांत किसान हैं। इसलिए यहाँ पर कृषि जो सहाय होते हैं उनका औचित्य आसानी के साथ समझा जा सकता है। बहुत से किसानों की आय जीवन निर्वाह के स्तर के समीप है, यानी कि सिर्फ वो अपना जीवन निर्वाह, अपना जीवन जीने के लायक चीजें ले सकते हैं, इतनी उनकी कमाई होती है। अतः सहाय उन्हें उत्पादन और उपभोग कार्यों के निर्वहन में लगाए रखता है। यद्यपि सहाय के लिए वह आधारभूत तर्काधार यह है, फिर भी ऐसे कई उद्देश्य हैं जिनमें किसानों को सहाय दिए जाते हैं। किसानों को जो सहाय दिए जाते हैं वो किस किस लिए दिए जाते हैं? उत्पादकता में वृद्धि, पहला है उत्पादकता में वृद्धि के लिए बीज, उर्वरक, कीटनाशक, जल, विद्युत आदि आदानों पर सहाय किसानों के लिए आदानों को अधिक सस्ता बनाता है। इसके फलस्वरूप किसानों के लिए प्रति इकाई उत्पादन की लागत भी कम हो जाती है। अतः उत्पादकता स्तर बढ़ाने में इनका प्रभाव होता है कृषि सहायों का। प्रौद्योगिकी के संवर्धन के लिए भी सहाय दिए जाते हैं। उन्नत आदानों व प्रौद्योगिकी के प्रवर्तन के लिए सरकार सहाय प्राप्त फार्म मशीनरी जैसे हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, सिंचाई यंत्र या तो सीधे किसानों को दे देती है या फिर कम ब्याज दरों पर दिए जाते हैं, या कम ब्याज दरों पर दिए गए बैंक ऋण के द्वारा प्रदान कर सकती है सरकार किसानों को। इससे प्रौद्योगिकी के प्रयोग के प्रोत्साहन में भी सहायता मिलती है। नेक्स्ट, सहाय क्या आधारभूत संरचना विकास के लिए भी जरूरी होते हैं। कुछ फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा कीमत व सहायों का विस्तार किया जा सकता है। यह निम्नलिखित रूप में हो सकता है। कैसे किया जा सकता है? कीमतों का या अन्य सहायों का विस्तार की तैयार फसल विपणन के लिए सस्ती परिवहन व्यवस्था उपलब्ध करवा सकते हैं, भंडारण सुविधाओं की स्थापना करवा सकते हैं, उच्चतर प्रापण मूल्य वो दे के भी किसानों की मदद कर सकते हैं।
खास फसलों के संवर्धन के अलावा इस प्रकार के सहायों से क्षतियां कम कर और लाभ बढ़ाकर भी किसानों का प्रतिलाभ सुधारने में अप्रत्यक्ष प्रभाव होते हैं। नेक्स्ट सहाय जो होते हैं निर्यात संवर्धन के लिए भी होते हैं। निर्यात के लिए उत्पादन करने के लिए भी कृषकों को सहाय प्रदान किया जा सकता है। इस प्रकार का सहाय जो होता है वो किसानों को विश्व बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी होने में सहायता करता है, उन्हें विश्व बाजार का अधिक बड़ा भाग प्राप्त करने में भी सहायता देता है। अभी हम सहायों के जो प्रकृति बता रहे हैं तो उनमें पहले में सहाय का औचित्य क्या हो गया, अब इसके प्रकार बता देने, इसमें प्रकार लिख देंगे हम। सहायों के कई प्रकार हो सकते हैं जिनमें से प्रत्येक का उद्देश्य एक निश्चित प्रयोजन प्राप्त करना होता है। सहायों के जो प्रकार हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला है आदान सहाय। आदान जो सहाय होता है उसके अंतर्गत आता है उर्वरक सहाय, जो सिंचाई सहाय, विद्युत सहाय, बीज सहाय, ऋण सहाय। नेक्स्ट हमारा सहाय हो गया कीमत सहाय। उसके बाद आधारभूत संरचना विकास व फसल संवर्धन सहाय हो गया, निर्यात सहाय हो गया। ये कुछ सहायों के प्रकार हैं। हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि यद्यपि सहाय कुछ किसानों का लाभ स्तर बढ़ाते हैं पर उन कृषि श्रमिकों को इससे कोई लाभ नहीं होता जो कृषि में लगे 40% भूमिहीन कृषक कहलाते हैं। यानी कि ये जो सहाय होते हैं कृषक कृषि में, ये जो बड़े किसान हैं सिर्फ उन्हीं के लाभ के लिए, छोटे व सीमांत किसानों को इससे कोई भी फायदा नहीं हुआ है। अतः अगर सरकार का उद्देश्य सबसे ज़्यादा गरीब वर्ग की दशा सुधारना है तो सहाय से भी आगे जाना चाहिए। सहायों से ज़्यादातर धनी किसानों को ही लाभ पहुंचाया है। भारत में अन्य OECD देशों की तुलना में कृषि सहाय काफ़ी कम है। भारत में जो सहाय होते हैं वो धनी किसानों को लाभ देते हैं, परंतु गरीब किसानों की दशा में सुधार आना तो दूर की बात, आदानों में बढ़ती कीमतों के कारण वे और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। वे खाद्य कीमतों में वृद्धि से भी प्रभावित हुए हैं क्योंकि खाद्य मदों के वास्तविक खरीदार तो वही होते हैं। इनके अलावा सहाय सरकार के व्यय ढांचे में भी प्रमुख समस्या रहे हैं। खाद्य सहाय सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रचालन के कारण और आदान जो होते हैं विशेषकर उर्वरक भारत में कुछ सहायों के मुख्य घटक हैं। विद्युत, सड़क, परिवहन व सिंचाई जैसे सेक्टरों में अल्प उपभोक्ता प्रभार ने राज्य सरकारों के बजटों को भी क्षति पहुंचाई है, परंतु पिछले वर्षों की तुलना में यह घटा है। फिर भी उपभोक्ता प्रभारों जो प्रभार है उन प्रभारों को युक्ति संगत बनाना व ऐसे तरीके विकसित करना जिनसे सहाय केवल वास्तविक जरूरतमंदों को ही लक्षित हों, उनके लिए अत्यंत सावधानी से प्रयास करना आवश्यक है। तो ये हमारे आपका जो प्रश्न था सहायों की प्रकृति उससे संबंधित आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में कृषि युक्ति के स्वरूप की समीक्षा कीजिए। यानी कृषि युक्ति के बारे में लिखना है आपको। यह भारत में कृषि प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण को किस सीमा तक सफल रही है आधुनिकीकरण में। तो कृषक युक्ति जो है, तो इसमें आप बुक में ढूंढेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। कृषक युक्ति क्या, कृषक युक्ति जो है नई कृषि नीति जो आई थी 2000, उसमें उसका नाम ही नई कृषि युक्ति के नाम से उसे जाना जाता है। यानी नई कृषि नीति, नई कृषि युक्ति एक ही चीज है। नई कृषि नीति या युक्ति 2000 NAP, इसका सामान्य उद्देश्य वर्ष 2020 तक कृषि सेक्टरों को 4% तक रोजगार वार्षिक से अधिक दर पर उत्पादन संवृद्धि के लिए सहायता देना है, जो कि निम्नलिखित उपायों के द्वारा लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। पहला, अधिक तेज कृषि विकास की सहायता करने के लिए ग्रामीण आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करना। कृषि व्यापार की वृद्धि तेज करके मूल्य परिवर्धन प्रोत्साहित करना। एक और उच्चतर जीवन स्तर प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें रोजगार के अवसर उत्पन्न करना। घरेलू व निर्यात दोनों बाजारों का ध्यान में रखकर आर्थिक उदारीकरण से उत्पन्न होने वाली जो चुनौतियां उनका सामना करना। ये नई कृषि नीति में लिखे गए थे, आए थे। नई कृषि नीति की विशेषताएं क्या है या कृषि युक्ति है उसकी विशेषताएं क्या है। इसकी पहली विशेषता है ठेका कृषि विधियों में संवर्धन के द्वारा निजी सेक्टर की अधिक सहभागिता। फसल असफलता जैसी अप्रत्याशित स्थितियों का सामना करने के लिए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के प्रवर्तन के द्वारा सहायता प्राप्त किसानों को मूल्य संरक्षण प्रदान करना। यानी कि पहला तो है कि जो निजी सेक्टर में अधिक सहभागिता, यानी कि कृषि जैसे लोग करते हैं ना, तो सरकारी के बजाय निजी सेक्टर में भी इसकी सहभागिता, और वो क्या ठेके के ऊपर के जो खेती है उसको
दी जा सकती है उसके लिए। और फसल असफलता यानी कि फसल में कोई भी देखिए समस्या हो सकती है, कभी बाढ़ भी आ सकती है, कभी सूखा भी पड़ सकता है, फसल कम भी फसल हो सकती है, कभी भी ज़्यादा भी हो सकती है, यानी कोई भी समस्या हो, तो ऐसी अप्रत्याशित जो स्थितियाँ उसे निपटने के लिए किसानों को सहायता दी जाती है। देश भर में कृषि पण्य वस्तुओं की आवाजाही पर प्रतिबंध समाप्त किया जाए। सिंचाई संभावना के इष्टतम प्रयोग के लिए देश के जल संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित करना। संबद्ध कृषि कार्य जैसे बागवानी, पशुपालन, कुक्कुट पालन, डेयरी व मत्स्य पालन को उच्च प्राथमिकता दी जाए। फसल उत्पादन के लिए निश्चित बाजार सहित पूंजी प्रवाह के लिए अनुकूल वातावरण स्थापित करना। आधारभूत संरचना के लिए आवश्यक कृषि भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण से प्राप्त आय पर पूंजीगत लाभ कर से छूट देना। अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों की लगातार मॉनिटरिंग के द्वारा पण्य वस्तुएं जो होती हैं उनकी कीमतों में घटती है, कीमत उसकी बढ़ती है, घाट बात उसका न्यूनतम करने के लिए उपयुक्त प्रयास करना। पादप किस्मों के संरक्षण के लिए कानून बनाना। नेक्स्ट है किसानों को पर्याप्त व समायोजित तरीके से अच्छी गुणवत्ता के आदानों की आपूर्ति करना। नेक्स्ट इसकी विशेषता है ग्रामीण विद्युतीकरण को उच्च प्राथमिकता देना व ग्राम क्षेत्रों में कृषितर रोजगार प्रदान करने के लिए कृषि प्रोसेसिंग इकाइयां स्थापित करना। ये हमारे नई जो कृषि युक्ति थी उसकी विशेषताएं हैं। नई कृषि नीति यानी कि न्यू एग्रीकल्चर जो पॉलिसी थी उसमें बहुमुखी रणनीति निर्दिष्ट की गई है, जिसमें महत्वपूर्ण चिंता के कई क्षेत्रों को शामिल किया गया है ताकि धारणीय व न्याय संगत तरीके से संकल्पित संवर्धी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निश्चित नीति विवरण विकसित किया जा सके। इसके लिए नई कृषि नीति निम्नलिखित मुख्य केंद्रित क्षेत्रों के अनुसार दिशा निर्देशित करती है और ये क्षेत्र हैं धारणीय कृषि का खाद्य और पोषण सुरक्षा, प्रौद्योगिकी निर्माण और हस्तांतरण, आदान प्रबंधन, कृषि के लिए प्रोत्साहन, कृषि के लिए निवेश, संस्थागत संरचना, अन्य प्रबंधन सुधारों सहित जोखिम पे नियंत्रण। नेक्स्ट जो कृषि प्रौद्योगिकी का जो प्रौद्योगिकी है उसमें उसके आधुनिकीकरण में जो कृषि युक्ति है या फिर हमारी नई जो कृषि नीति है वो किस तरह से योगदान कर दिया। प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग में सीमांत विज्ञान जैसे बायोटेक, दूरवीक्षण, ऊर्जा संरक्षण आदि में परिवर्तन, स्थान विशिष्ट कृषि व बागवानी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग में सीमांत विज्ञान जैसे बायोटेक, दूरवीक्षण, ऊर्जा संरक्षण आदि में परिवर्तन, स्थान विशिष्ट कृषि व बागवानी फसलें विकसित करने के लिए प्रयुक्त हो सकता है। ये जो दृष्टिकोण है या पशुधन, प्रजाति और जल कृषि के विकास के लिए भी प्रयुक्त हो सकता है। अनुसंधान व विस्तार सहबंधन इसके व्यापक आधार बनाने के लिए सहायक होंगे व फसल, पशुधन, मत्स्य पालन आधारित जो उत्पादन पद्धतियां उनको सशक्त बनाएंगे। मांग चालित उत्पादन पद्धतियों के संवर्धन के लिए जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं और एनजीओज हैं वो किसान संगठनों, सरकारी समितियों, निगम सेक्टर आदि की भूमिकाओं को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। सारी संरचनात्मक जो प्रचालनात्मक व संस्थागत उपाय हैं ये महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी क्षमताओं का निर्माण करने के लिए शुरू किए जाएंगे ताकि आदानों, प्रौद्योगिकी व अन्य कृषि संसाधनों तक उनकी पहुंच सुलभ हो सके। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है भारत में वानिकी के विकास पर चर्चा कीजिए। स्वतंत्रता पश्चात अवधि में भारत की वन नीति की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। भारत में वानिकी के विकास के बारे में हमें लिखना है। ये हमारा भाग 6 का लास्ट प्रश्न है। भारत में वानिकी का यानी कि वनों का विकास, वन से संबंधित नीतियों का विकास। भारत में 19वीं शताब्दी से ही विधायी व अन्य उपायों द्वारा वनों का विकास शुरू हो गया था, जो स्वतंत्रता से पहले की अवधि व स्वतंत्रता के बाद की अवधि में देखा जा सकता है। स्वतंत्रता के पूर्व की अवधि में वानिकी का विकास। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में भारतीय वनों का व्यापक वाणिज्यिक दोहन किया गया, यानी व्यापार के लिए, पैसे कमाने के लिए वनों का बहुत ज़्यादा दोहन किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी का जब शासन था तब। परंतु जल्द यह महसूस किया गया कि यदि समय रहते वनों के संरक्षण के उपाय नहीं किए जाएंगे तो विनाश भयंकर हो सकता है। पहला भारतीय वन अधिनियम 1865 में आया जिसने वनों को 2 श्रेणियों में यानी पहला परिलक्षित और दूसरा रक्षित में वर्गीकृत कर दिया, परिरक्षित व रक्षित। वर्ष 1866 में देश में वन संसाधनों की रक्षा के लिए वन विभाग बनाया गया। 1878 में और 1856 के अधिनियम को संशोधित करके जो 1865 का अधिनियम था ना, उस 65 के अधिनियम को संशोधित करके 78 में एक अधिनियम लाया गया और वनों को 3 श्रेणियों में बांट दिया गया। पहले
पहले जो था परिरक्षित व रक्षित में था, अब क्या किया उन्होंने, आरक्षित वन, रक्षित वन व ग्राम वन में वर्गीकृत कर दिया गया भारतीय वनों को। उसी समय पहला वन विद्यालय देहरादून में प्रारंभ किया गया। 1891 में वन अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रांतीय वन सेवा प्रारंभ की गई और जो 19वीं शताब्दी थी उसके उत्तरार्ध के अधिकांश अवधि में इन विकास कार्यों का जो समय था भारत में वैज्ञानिक वानिकी का ऊषा काल सिद्ध हुआ। 1921 में वन प्रांतीय विषय बनाए गए। काफी सीमा तक इसने वन प्रशासन के राष्ट्रीय स्वरूप का ह्रास हुआ था। भारत वन अधिनियम 1927 के पुनः अधिनियम के बाद 1878 का जो पिछला अधिनियम था वो पुरानी वन नीति के नाम से उल्लेखित किया जाने लगा। 1857 में दूसरा अधिनियम आया तो जो 78 का अधिनियम था पहला, उसे पुरानी वन नीति के नाम से कहा जाने लग गया। 1927 के नए अधिनियम के अधीन आरक्षित वनों में वृक्षों का अनाधिकृत पालन, खदान, चराई व आखेटन जुर्माना, कारावास सहित दंडनीय बनाया गया। काटे गए वृक्षों के अनुपात में प्रति हेक्टेयर काटे गए वृक्षों की संख्या पर भी दिशा निर्देश जारी हुए। 2 विश्व युद्धों में वन प्रबंधन की प्रगति को बहुत ज्यादा हानि पहुंची थी। तारकोल का उत्पादन बढ़ रहा था तो उसके कारण भी वन आरक्षित उद्योगों की संख्या बढ़ी। सड़क रेल मार्ग के लिए भी वन काटे गए। कास्ट रीपर बनाने के लिए भी जंगल काटे जा रहे थे। कास्ट के अतिदोहन व खराब पुनर्जनन के कारण सरकारी व निजी क्षेत्रों के स्वामित्व नियंत्रण के अधीन वन क्षेत्र की बहुत ज्यादा क्षति हुई थी। ये था स्वतंत्रता से पहले। स्वतंत्रता के बाद वानिकी का विकास भारत में कैसे हुआ था? राष्ट्रीय वन नीति 1952 आई थी स्वतंत्रता के बाद। पहली राष्ट्रीय वन नीति यानी जो NAP है वो स्वतंत्रता के बाद की अवधि में 1952 में बना ली गई थी। इसने माना कि पुरानी वन नीति के प्रावधान अच्छे थे अतः वे जारी रखे जाएंगे। इसमें वनों का पुनः वर्गीकरण किया गया था। इसमें वनों को इन श्रेणियों में बांटा गया था कि रक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन व वृक्ष भूमि। इस नीति ने संतुलित व संपूरक भूमि प्रयोग पर आधारित प्रणाली को विकसित करने पर भी बल दिया था और निम्नलिखित पर भी जोर दिया कि स्थानांतरित कृषि पद्धति के हानिकारक तत्वों से जनजाति के लोगों को अवगत कराया जाए। सभी रैंकों के वन कर्मियों को अपेक्षित प्रशिक्षण दिया जाए। वन कानून में पर्याप्त प्रावधानों की व्यवस्था कर वन प्रशासन की क्षमता बढ़ाई जाए। वनों में पशु चराई नियंत्रित की जाए। वानिकी व वन उत्पाद के ऊपर जो उपयोग है उसके अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाए। इसके बाद दूसरी वन नीति आई, राष्ट्रीय वन नीति 1988। पहली राष्ट्रीय वन नीति अधिनियम व 1980 के दशक की मध्यवर्ती अवधि के दौरान दूरगामी परिवर्तन हुए थे जिनका भारत में पर्यावरण स्थिरता व पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। फिर 1976 में भारत के संविधान के 42वें संविधान जो संशोधन था उस अधिनियम में वानिकी को एक बार पुनः समवर्ती सूची में रख दिया गया था। इसके बाद क्या था कि उसके बाद कुछ और परिवर्तन लाए गए। 1988 के वन अधिनियम में जो वानिकी के संरक्षण के लिए निम्नलिखित बातों पर बल दिया गया था कि विद्यमान वनों व वन भूमि का संरक्षण किया जाए। पहाड़ी ढलानों व नदियों, झीलों, जलाशयों, समुद्र तटों, अर्धशुष्क, शुष्क, मरुस्थलीय स्थानों पर वन व वनस्पति आवरण में वृद्धि की जाए। अच्छी व उत्पादनकारी कृषि भूमि की वानिकी में परिवर्तन को हतोत्साहित किया जाए। सड़कों, रेलवे लाइनों, नदियों, सरिताओं, नहरों व संस्थागत निजी स्वामित्व के अधीन अन्य अनुप्रयुक्त भूमि के किनारे वृक्षारोपण या वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जाए। शहरी व औद्योगिक क्षेत्रों में हरित पट्टियों को बढ़ाया जाए। ये भारत में वानिकी के लिए प्रयास किए गए थे। भारत में वानिकी थी उसका बदलता हुआ स्वरूप यानी इसके सकारात्मक, नकारात्मक, आलोचनात्मक जो विवरण हमें करना था वो इसमें इस तरह से रहेगा। योजना युग के प्रारंभ में वानिकी का मुख्य महत्व वाणिज्य था और मुख्य उद्देश्य वन आधारित उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करना था। 1988 के बाद सामाजिक व आर्थिक लाभ के अलावा पारिस्थितिकी व पर्यावरण संबंधी लाभ की ओर भी आकर्षित हुआ। यद्यपि राष्ट्रीय लक्ष्य कुल भूमि क्षेत्र का 1/3 व पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों का 2/3 भाग वन क्षेत्र के अधीन लाना था। इसके लिए सभी जो निम्नीकृत व अनाच्छादित भूमि थी उस पर वनीकरण, वृक्षारोपण का राष्ट्रीय समयबद्ध कार्यक्रम बहुत ज्यादा जरूरी था। यह राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए अंगीकार किया गया था। इसके अनुसार यह जरूरी था कि निर्माण की सभी परियोजनाओं जैसे बांधों, जलाशयों, खनन, औद्योगिक विकास आदि को जिनमें भूमि का अंतर्निहित तो पुनः वनीकरण के द्वारा उस भूमि के पुनर्जनन के लिए अपने निवेश बजट में जरूर रखें। वन आवरण विस्तार की योजनाओं के संवर्धन के लिए 2 अन्य संस्थाओं
राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड और राष्ट्रीय वनीकरण और पहाड़ी विकास बोर्ड की स्थापना की गई। 1980 के दशक के बाद के प्रमुख विकास कार्य, इसके 1980 के दशक के बाद प्रमुख विकास कार्य भी हुए। फिर कुछ योजनाएं आई, जैसे एकीकृत वनीकरण व पहाड़ी विकास योजना, ईंधन, लकड़ी और चारा परियोजना, गैर कास्ट वन उत्पाद योजना, बीज विकास योजना, राष्ट्रीयकरण वनीकरण कार्यक्रम आदि ये योजनाएं आई। ये सभी योजनाएं देश में वन आवरण बढ़ाने के लिए क्रियान्वित की गई थी। राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना 1999 में प्रारंभ की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य 2007 तक भूमि क्षेत्र का 25% और 2012 तक 33% वन आवरण के अधीन लाना था, परंतु 2011 के अंत तक भी यह उपलब्धि केवल 22% ही रही है। तो आंसर शेयर कर दिए हैं। बाकी बचे हुए प्रश्न के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।